नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द करियर में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज ये जीएस का चौथा क्लास है, ठीक है। और हमें यकीन है कि ये जो प्रश्न है जिसको मैं हल करा रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा में यकीनन मदद करेंगे, ठीक है। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इनडायरेक्टली, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है कि बारदोली से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति का संबंध है। बारदोली, ठीक है, या बारदोली से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति का संबंध है। पहली बात तो ये बारदोली कहाँ पे है? ये बारदोली गुजरात में है। एक प्रश्न मिला कि बारदोली कहाँ पे है, तो बारदोली गुजरात में है, ठीक है। किस व्यक्ति का संबंध है? महावीर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक, अरविंदो घोष, ठीक है। इन चार में से बताना है आपको कि ये जो बारदोली है किस व्यक्ति से संबंधित है। बारदोली आश्रम भी है, ठीक है, तो किनसे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। महावीर, आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में आप जानते हैं पहले से। क्या जानते हैं कि महावीर स्वामी जैनों के या जैन धर्म के एक 24वें तीर्थंकर है, या यूं कहें कि अंतिम तीर्थंकर है। क्या है? अंतिम तीर्थंकर है, ठीक है। या फिर इनको एक और बात कहा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, लेकिन बारदोली से इनका लेना देना नहीं है, बल्कि इनका अगर जन्म की बात करें तो ये वैशाली है, वैशाली कुंडग्राम, ठीक है, तो वहां से संबंधित है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सही उत्तर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था, ठीक है। किस लिए किया था? ये 1928 में हुआ था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। और किस लिए? क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा करों को बढ़ा दिया गया था। करों को बढ़ा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, उसी के खिलाफ इन्होंने किया था। और अंततः जो है ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा था, ठीक। ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा था और जो बढ़े हुए टैक्सेस थे उसको, इस जो टैक्स बढ़ाने का जो लगाया गया था, जो फैसला था, उसको जो है वापस लेना पड़ा था, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं कि इसी सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। इन्हें सरदार की उपाधि दी, ठीक है। सरदार, ठीक है, सरदार या मर्द जो भी कहिए, उसकी उपाधि इनको कहाँ पे मिली थी? इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक हैं, नानक, ठीक है। इन्हें नानक साहब भी बोलते हैं, गुरु नानक को नानक साहब भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है? एक दार्शनिक है, एक विचारक है, एक संत है, ठीक है, गुरु नानक। अरविंदो घोष शुरू में क्रांतिकारी थे। क्या थे? क्रांतिकारी। अपने युवा अवस्था में क्या थे? क्रांतिकारी थे।
आप जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन का फैसला लिया गया था, बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के फैसले के विरोध में, फैसले के विरोध में, फैसले के विरोध में जो यहाँ के लोगों द्वारा आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका रही थी अरविंदो घोष की। बाद में ये एक गुरु बन गए, संत बन गए, और इनका आश्रम पुडुचेरी में है, पांडिचेरी में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सरदार पटेल। लेकिन इसके इर्द गिर्द इतने सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड। देखो यार, प्रश्न जो है ना इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक, एकदम ये नहीं कि बस ऊपर से उठाया और पूछ दिया, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक आप जानते हैं छत्तीसगढ़ है, या तेलंगाना है, या कर्नाटक है, या झारखंड है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड जो है, कोलार गोल्ड फील्ड, और एक और है हुट्टी। ठीक है, हुट्टी, इन दो जगहों पे सोने का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन किया जाता है सोने का। देश के सोने के उत्पादन में कर्नाटक की भूमिका लगभग 98 to 99% है। उत्पादन में इसकी भूमिका कर्नाटक की। ठीक है, तो कहाँ पे सोने का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? कर्नाटक। केजीएफ इसी पे बना हुआ है। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ जो मूवी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों लौह अयस्क और कोयला उत्पादन के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, लौह अयस्क और कोयला उत्पादन के लिए इन दो राज्यों को जाना जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये सभी लौह अयस्क और कोयले के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये सभी राज्य। ठीक है, अभ्रक के लिए आप जानते हैं, अभ्रक के लिए बिहार है, अभ्रक के लिए बिहार है। अगर हम तांबे की बात करें, तांबे की, तो तांबा राजस्थान जानते हैं। राजस्थान में एक तांबे की खान है जो खेतड़ी है। ठीक है, खेतड़ी में। ठीक है, तो ये सारे जो है। और कोयला उत्पादन के लिए आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क और कोयला दोनों। एक छत्तीसगढ़ और झारखंड में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी में कोयला और लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक सबसे ज्यादा किसकी उत्पादन करता है? सोने की उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है चेतक, तेजस, रुद्र या फिर ध्रुव। ठीक है, देखिए एक हल्का जो लड़ाकू विमान है एचएएल तेजस। ठीक है, तेजस, तेजस क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, ये दोनों रुद्र और ध्रुव क्या है? ये हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, लड़ाकू ये दोनों हेलीकॉप्टर हैं, रुद्र और ध्रुव। जबकि लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। ठीक, तेजस। रेड डेटा बुक, जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है, क्या है? अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का विवरण देने वाला दस्तावेज, भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, सूखा क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, या दुर्लभ और लुप्त प्राय क्षेत्रों का विवरण देने वाला दस्तावेज। देखिए रेड डेटा बुक जो होता है वो दुर्लभ और लुप्त प्राय क्षेत्रों का विवरण देने वाला एक दस्तावेज होता है। डाटा बुक का मतलब क्या है? 200 पन्नों की एक डेटा होती है, किताब होती है। ठीक है, जिसमें दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को लिखित किया जाता है, नोट किया जाता है कि ये यहाँ से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जो डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, रेड या यूं कहें कि डाटा बुक जो है, डाटा बुक IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ठीक है, IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, के
द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1948 में, ठीक है, 1948 में इसके द्वारा जारी किया जाता है। और 3 प्रकार का डाटा बुक जारी किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है ग्रीन डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक। दूसरा क्या होता है? ब्लू डाटा बुक। और तीसरा क्या है? रेड डाटा बुक। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है? ग्रीन डाटा बुक में ऐसे प्रजातियों को, ऐसे क्षेत्रों को रखा जाता है जो अभी उपलब्ध हैं, जो आसानी से मिल रहे हैं, ऐसी प्रजातियों को ग्रीन डाटा बुक में रखा जाता है। ब्लू डाटा बुक में ऐसे प्रजातियों को रखा जाता है जो अभी तो दिख रही हैं लेकिन उन पे संकट कहीं न कहीं कुछ खतरे की घंटी है। ऐसे प्रजातियों को क्या कहाँ रखा जाता है? ब्लू डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो एकदम से समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने के कगार पे हैं, जैसे भारत से लाल पंडा। ठीक है, ये है रेड डाटा बुक। ठीक, उत्तर कौन सा हो गया? दुर्लभ और लुप्तप्राय क्षेत्रों का विवरण देने वाला दस्तावेज। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ठीक है, रेडियो संचार को संभव बनाती है। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। ठीक है, ये 4 दिया गया है। इसमें से बताना है आपको कि किसमें रेडियो संचार हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? मौसमी घटनाएं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल का ही भाग है आयन मंडल। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में वायुयानों का उड़ान, रेडियो संचार। ठीक है, रेडियो संचार का मतलब, इसका सही उत्तर आयन मंडल है, क्योंकि आयन मंडल दिया गया है तो आयन मंडल है। तो आयन मंडल में रेडियो का संचार सही हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपतित ये पहली बात तो क्या होता है कि यहाँ पे आयनित कणों द्वारा बना होता है। ठीक है, आयनित कणों से मिलकर के रेडियो के संचार जो होते हैं वो बने होते हैं। और प्रकाश जो आती है, ठीक है, इसको प्रकाश संकेतों का यहाँ पे परावर्तन संभव हो जाता है। जब परावर्तन हो जाता है उसका, प्रकाश संकेतों का या प्रकाश ध्वनियों, जो ध्वनि संकेत है उसका परावर्तन हो जाता है, फिर उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करके, ठीक है, उसे रेडियो के रूप में क्या करता है, या टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से फिर उसको दिखाया जाता है। इसलिए रेडियो संचार जो है वो कहाँ संभव हो पाता है? आयन मंडल में संभव हो पाता है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं उनको पुनः प्राप्त करके रेडियो संचार के रूप में प्रसारित किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ संभव है? आयन मंडल में। ठीक, वह धातु जिसे गर्मी और दबाव से स्थायी रूप से विकृत किया जा सकता है कहलाती है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, रासायनिक यौगिक या पॉलीमर। देखिए इनमें से जो सही उत्तर है वो क्या है? थर्मोसेट है। थर्मोस्टेट को गर्मी और दबाव से स्थायी रूप से उसे बिगाड़ा जा सकता है, स्थायी रूप से उसको खत्म किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसे बदला नहीं जा पाए। ठीक है, उसे बदला नहीं जा सकता, वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। और रासायनिक यौगिक क्या है? 2 धातुओं के योग से जो बनता है वो रासायनिक है, यौगिक है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? थर्मोसेट हो जाएगा। ठीक है, पूरा लेख शास्त्र निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? सिक्के, शिलालेख, मंदिर या फिर पक्षी। देखिए सिक्कों का अध्ययन क्या करता है? मुद्रा शास्त्र करता है। मुद्रा शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? पूरा लेख शास्त्र। तो पूरा लेख से संबंधित कौन सा है? शिलालेख। शिलाओं पे जो लिखा गया है उससे संबंधित अध्ययन करने के विज्ञान को या शास्त्र को क्या कहा जाता है? पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान। पक्षी
विज्ञान या आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी, ठीक है। आर्निथोलॉजी को, आर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा लेख शास्त्र में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए, चींटी किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? सरल आंखें, सिर के ऊपर आंखें, अच्छी तरह से विकसित आंखें, या फिर संयुक्त नेत्र। अरे भाई, चींटी तो छोटी सी है यार, कितना उसकी अच्छी तरह से विकसित आंखें, मतलब हम लोगों से बड़ी थोड़ी ना होगी आंखें, हम लोग तो चारों तरफ नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब कि ये तो गलत है। सिर के ऊपर आंखें, चींटी के सिर के ऊपर आंख अगर है, मान लीजिए है भी, तो क्या एक ही साइड में देख पाएगा? दोनों साइड कैसे देखेगा? सरल आंखें, सरल आंख होने से क्या कोई देख पाएगा? नहीं। चींटी के पास संयुक्त नेत्र होता है। संयुक्त नेत्र होने के साथ, संयुक्त नेत्र होने के कारण जो है ऐसा वो कर पाती है, वो देख पाती है, ठीक है। संयुक्त नेत्र होता है इसलिए वो देख पाती है। कहाँ? चींटी, ठीक। चींटी किसकी उपस्थिति के कारण? तो संयुक्त नेत्र के उपस्थिति के कारण जो है चींटी अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखने में सक्षम होती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक है? सबसे पहली बात तो ये समझिए कि बड़े नेत्र, क्या कहा है कि बड़े स्पेक्ट्रम यानी लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, बड़े स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात कर रहा है। ये क्या, थोड़ा सा पीछे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो संयुक्त आंखें होती हैं वो चींटी की आर्थोपार्ट्स में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? आर्थोपार्ट्स में पाई जाती है, ठीक है, आर्थोपार्ट्स में, ठीक। चलिए, बड़े स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक की है बात। ये होता क्या है? देखिए, बड़े स्पेक्ट्रम या लार्ज स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि ऐसा जो एंटीबायोटिक हो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए काम करे। क्या है? ग्राम पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? बड़े स्पेक्ट्रम का मतलब कि वह एंटीबायोटिक, जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरियों में प्रभावी हो, में क्या हो? प्रभावी हो, उसे हम क्या कहते हैं? लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। अब उत्तर बताना है कि कौन सा है, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन या एम्प्लिसिन या फिर क्लोरोमफेनिकाल। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पैरासीटामोल क्या है? ये पेन किलर है, पेन किलर है। ये एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल जो है दर्द निवारक है, एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक। और क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है कि केवल ये एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, लेकिन ये क्या करता है कि केवल ग्राम पॉजिटिव में काम करता है, ग्राम पॉजिटिव में काम करता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है ये प्रभावी होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में प्रभावी नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर है वो एम्प्लिसिन है, एम्प्लिसिन, ठीक है। ये दोनों में काम करता है, एम्प्लिसिन, ठीक है। ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों में ये क्या करता है? काम करता है। और जो बड़े स्पेक्ट्रम के जो एंटीबायोटिक होता है उसका वो बनता कहाँ पे है? वो बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस में बनता है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा है? एम्प्लिसिन है, ठीक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसके द्वारा उत्पादित, किसके द्वारा? अभी हमने कहा
कि किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें और कुछ बताना नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इसका सही उत्तर है। ठीक है, पीछे अभी हमने बताया उसको। आप देख रहे हो प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, जो एकदम आप जिसके बारे में सोचेंगे नहीं वहां से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि ऐसे प्रश्नों को बताना जो आप सामान्यतः नजरअंदाज कर जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं जाता है, इस तरह के प्रश्नों को बताना हमारा उद्देश्य है, जो आपकी परीक्षा में तैयारी में काम आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का उल्लेख किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार, जैसे जो गंदा होता है, जो गंदा पानी है, सीवर जिसको कह सकते हैं कि सीवर का उपयोग किया जाता है ना, सीवर का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल जो खराब जल है, जिसमें कई कण उसमें घुले हुए हैं, उसको सही करना है, प्यूरिफाइंग करना है उस जल को, और उसमें रिएक्टर शब्द आता है। उसका मतलब क्या है? पोत, निपटान टैंक, स्पष्टीकरण करता या वाटन टैंक। ये जो है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही है। पोत को मैं बता दूं कि ये वेसल्स है, वेसल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इनमें से बताना है कि क्या है। अपशिष्ट जल को फिर से प्यूरिफाई करके एक प्रकार से जल पुनर्चक्रण का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? जल पुनर्चक्रण का काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा बना दिया जाता है उसको। इसका उत्तर जो है वो पोत है, वेसल्स है। ठीक है, अब देखिए वेसल्स में जो क्या होता है कि जल को जो प्यूरिफाइंग करने का काम किया जाता है, ठीक है, उसमें एक रिएक्टर शब्द आता है, रिएक्टर। उस रिएक्टर को हम पोत बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, निपटान टैंक क्या होता है? जिसमें सम्मिलित जो ठोस और तरल, जो उसमें दोनों ठोस और तरल पदार्थों में अंतर करता है, उसे अलग करता है। ठोस और तरल पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है? निपटान टैंक। स्पष्टीकरण करता क्या है? स्पष्टीकरण करता वह होता है जो निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने का काम करता है। निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के काम को कहा जाता है स्पष्टीकरण करता। ठीक है, वातन टैंक क्या होता है? वातन टैंक बेसिकली इसका उत्तर ये भी हो सकता है, अगर पोत न हो तो पोत सही टर्म है उसके लिए। ठीक है, वैसे वातन टैंक भी वही, यहां भी रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सही टर्म क्या है? पोत है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? पोत। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन करता है? मिट्टी का, वृक्ष का, या फिर जीवाश्म का, या फिर चट्टानों का? तो जीवाश्म से एकदम आसान है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोला जाता है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, मिट्टी और चट्टान दोनों से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं वो जियोलॉजी में किए जाते हैं, भूविज्ञान में किए जाते हैं दोनों का अध्ययन। ठीक है, अगर केवल मिट्टी का अध्ययन करना है तो वो सॉइल साइंस में किया जाता है। ठीक है, सॉइल साइंस में किया जाता है दोनों का अध्ययन। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत। ठीक, गोताखोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को पतला करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम, या फिर नियान? देखिए, जो गोताखोर होते हैं वो आप जानते हैं कि लेकर के जाते हैं, तो गैस जो ऑक्सीजन होते हैं उनको हल्का सा पतला करने के लिए उसमें गैस मिलाया जाता है, और वो कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस होता है। हीलियम
अच्छा, मिलाना कौन सा चाहिए था, ज्यादा बेटर कौन होता, थोड़ा अगर नाइट्रोजन मिला लिया जाता, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है कि उसकी ब्लड के साथ उसके रिएक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन नहीं मिलाया जाता है, जबकि हीलियम का रिएक्शन ब्लड के साथ नहीं होता है, सॉरी, इसलिए हीलियम का उपयोग किया जाता है वहां पर, कहां पे, गोताखोरों द्वारा जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है उसमें थोड़ा हल्का हीलियम मिला करके भरी जाती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। निक्षालन और ऑक्सीकरण से निर्मित मिट्टी है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो निक्षालन और ऑक्सीकरण, निक्षालन मतलब अपर्दन की बात कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा कौन सी मिट्टी जो है हो पाती है, ठीक है। काली मिट्टी नहीं, बिल्कुल नहीं, काली मिट्टी का निर्माण लावा के जो निकलता है उससे होता है, आप जानते हैं। इसका उत्तर है लेटराइट मिट्टी, जो पर्वत चट्टानों के घिसने से, निक्षालन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम कौन सी मिट्टी बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतों वाली मिट्टी को बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी, ठीक। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है, ध्यान दीजिए इस शब्द पे, नहीं है, रक्त जमने की बात नहीं कर रहा है, नहीं फट से आप उत्तर दूसरा लगाकर चले आएंगे, ठीक है। तो रक्त जमता नहीं है, बताना है आपको, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या फिर फाइब्रिन। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, जो WBC है, RBC, ठीक है, RBC में जो रक्त लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। तो रक्त लाल होने के लिए हीमोग्लोबिन हो गया। प्लाज्मा के कई काम है, प्लाज्मा क्या क्या कर सकता है, प्लाज्मा जो है रक्त का संचार करता है, रक्त का संचार, रक्त का थक्का जमने में मदद, रक्त का थक्का जमने में मदद, ठीक है, रक्तचाप नियंत्रण करता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है, और भी इसके कई काम हैं प्लाज्मा के, ठीक है। इसमें कहा है कि अंदर रक्त जमता नहीं है, हिपैरिन के कारण रक्त जमता नहीं है। यहाँ प्लाज्मा में भी हमने कहा कि रक्त जमने में मदद करता है, लेकिन एग्जैक्ट कारण वो नहीं है, ठीक है। हिपैरिन एक पदार्थ होता है जो रक्त में होने के कारण, अगर ये रक्त में है तो रक्त जो है जमेगा नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जबकि रक्त के थक्का बनने में जो सहायता करता है वो कौन सा है, फाइब्रिन है, ठीक है। रक्त को जमने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होगी वो फाइब्रिन है, जो जमने नहीं देगा वो कौन सा पदार्थ है, हिपैरिन है। एक कहता है कि मत जमो, एक कहता है कि जमो, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा केवल सहयोग करता है, अगर ये नहीं है तब आप उत्तर प्लाज्मा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन में हिपैरिन है तो हिपैरिन को ही माना जाएगा उत्तर, ठीक है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है, प्रतिबिंब, अपवर्तन, हस्तक्षेप, रोशनी, किससे संबंधित है लैम्बर्ट का नियम, ठीक है। देखिए लैम्बर्ट के नियम को एक और नाम से जानते हैं, लैम्बर्ट का कोसाइन नियम, कोसाइन नियम, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, लैम्बर्ट का कोसाइन नियम के नाम से भी जानते हैं। किसी बिंदु पर जो प्रदीप्ति होता है, किसी बिंदु पर प्रदीप्ति, फिर किसी सतह पर अभिलंब और उसके बीच के कोण को जो प्रदर्शित करता है उसे हम लैम्बर्ट का नियम कहते हैं। कोण के साथ कोसाइन, ठीक है, कोसाइन को जो लैम्बर्ट के नियम के अनुसार कि प्रदीप्ति जो होता है, प्रदीप्ति ई, ठीक है, प्रदीप्ति ई किसी सतह पर उसके अभिलंब और फ्लक्सों के रेखा के बीच, अभिलंब और फ्लक्सों के रेखा के बीच
रेखा के बीच के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अगर गणितीय भाषा में इसको लिखें तो E बराबर I cos थीटा टू। अगर गणितीय भाषा में इसको लैम्बर्ट के नियम को लिखे तो ए होगा, ठीक है। जहां पर ई क्या है, प्रदीप्ति है, ठीक है, और थीटा क्या है, कोण है, और आई क्या है, रोशनी है, दीप्ति है, ठीक है। डी क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्रदीप्ति मतलब रोशनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे शब्दों को रखा जाएगा, रोशनी, प्रदीप्ति देता, प्रदीप्ति, तब तो आप जो है आसानी से इसको उत्तर कर सकते थे, लेकिन यहाँ रोशनी दिया गया है। तो इस तरह से आप समझिए कि ऐसे प्रश्नों को दे रहा है, तो आप अगर इनका अध्ययन नहीं करेंगे, पहले से नहीं पढ़े रहेंगे, तो परीक्षा हाल में इन प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग होता है 2800 सेंटीग्रेड, 3200 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड या फिर 1500 सेंटीग्रेड। इनमें से कौन होता है। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग जो होता है, गैस वेल्डिंग जानते हैं ना, आमतौर पे गैस वेल्डिंग की बात की जा रही है। गैस वेल्डिंग में जो तापमान लगभग जो निकलता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस का निकलता है, ठीक है। कितना, 3200 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। मनुष्य में प्रति 100 नील रक्त में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है। फास्ट के दौरान पूछ रहा है कि जो रक्त है उसमें शुगर कितनी होती है, ठीक है। 50 से 70 ml या 30 से 50 ml या 80 से 100 ml या फिर 120 से 140 ml मिलीग्राम, ठीक है। इनमें से कौन सा उत्तर है, बताइए। मनुष्य में प्रति 100 नील रक्त में सामान्य उपवास रक्त शर्करा, सामान्य उपवास के दौरान रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 80 से 100, ठीक है। 80 से 100 मिलीग्राम होता है, ठीक है। 120, अगर 126 के ऊपर 126 mg के ऊपर रक्त में शर्करा है तो इसका मतलब है कि आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज की बात की जा रही है, डायबिटीज के आप मरीज हो जाएंगे अगर उसके ऊपर संकेत में मिल रहा है कि शर्करा है 100 मिलीग्राम में, ठीक है। चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिए, चलो लोकू ये जो त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और एक जनजाति है नोक्टे जनजाति, नोक्टे जनजाति, नोक्टे जनजाति द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। और ये त्योहार कैसा त्योहार है, कृषि त्योहार है। कैसा त्योहार है ये, कृषि त्योहार है, कृषि त्योहार है, ठीक है। कृषि त्योहार है और कहां पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा मनाया जाता है, एक जनजाति है नोक्टे, उसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने का कार्य जिस प्रारूप समिति को सौंपा गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष की बात की जा रही है। प्रारूप समिति जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिनमें से एक अम्बेडकर जी थे, बाकी के 6 और थे, जिनमें से एन गोपाल स्वामी अयंकर हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
अय्यर, यहाँ आयंगकर, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद या मौलाना ऐसे कह सकते हैं, मौलाना सादुल्ला, ये भी थे उसमें सभी। और इनके अलावा जो 1 2 3 4 हो गए, 3 जो और थे वो कौन कौन से थे? एक के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी, और एक थे डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान, और एक थे बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है 7 सदस्य थे, और उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उल्टा यू आकार का है? यू आकार का सीधा से एकदम आप याद रखिए, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं। सीमांत उत्पादन की जहां बात आए वहां कौन सा वक्र हो जाता है? उल्टा वक्र हो जाता है, यू आकार का वक्र बनता है, इसमें सीमांत उत्पादन वक्र, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। बड़े बांधों का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ये समूह विरोध करते हैं? देखिए यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान देना है, सामाजिक, ठीक है। नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है ये पूछा गया है। इससे निचले क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, बात तो सही है, अचानक बाढ़ आ सकती है, अगर कभी टूटा तो अचानक बाढ़ आ सकती है, ठीक। या पानी भरा, उसके जो निचले क्षेत्र हैं उसमें अचानक से बाढ़ आ सकती है। इससे विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच संघर्ष पैदा होता है, इसकी भी संभावना है। अगर 2 राज्यों की सीमा पे है तो लोगों को, या उसके पानी के लिए संघर्ष हो सकता है, लोगों को लाभ पाने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, 1 साल में तो बनेगा नहीं कोई भी बांध, ठीक। इससे ऊपरी जलाशय क्षेत्र के लोग विस्थापित हो जाते हैं, बात सही है। लेकिन अब आपको इनमें से उत्तर बताना है, जबकि कहीं पर भी अगर कोई बड़े बांध बन रहे हैं तो ये सभी प्रभाव होते हैं, लेकिन इनमें भी आपको बताना है कि इनमें से बताइए कि कौन सा नकारात्मक सामाजिक प्रभाव। इसीलिए हमने कहा कि आप उस शब्द पे ध्यान दीजिए, किस पर? सामाजिक पर ध्यान दीजिए। सामाजिक नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो ऊपरी जलाशय के क्षेत्र के लोग जो विस्थापित होते हैं, ये उनके सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है ना। विस्थापन जो किया जाता है ये सबसे नकारात्मक प्रभाव होता है। हालांकि ये सभी प्रभाव होते हैं, लेकिन जो लोगों का विस्थापन, जैसे मान लीजिए कि कोई बांध बनाना है, अब ये 4 गांव हैं, बांध बनेगा तो ये चारों गांवों को मिलाकर बनाना है बांध। तो जब चारों गांवों को मिलाकर बनाएंगे तो यहां से ये लोग तो हटेंगे ना, हटाया जाएगा ना, लोगों को हटाया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। और उसकी नकारात्मक ये है कि जब विस्थापित किया जाता है तो उनमें से कुछ लोगों को सही से मुआवजा मिल पाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है, या सही जगह पर उनके प्रवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये सबसे नकारात्मक प्रभाव है, ठीक। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो लोग विस्थापित होते हैं, अगर वो ऑप्शन में है तो सबसे सटीक उत्तर वही माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? दयानंद सरस्वती, नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फुले या केशव चंद्र सेन? देखिए दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सत्य शोधक समाज की बात की जा रही है, सीधा से उत्तर है ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज का मतलब क्या था? सत्य के आधार पर शोधन, यानी सीधा सा मतलब ये था कि जो पाखंड चल रहा था उस पाखंड का खिलाफत करना ही इस जो आंदोलन था या इस समाज का जो है मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलभृत क्या है? रेगिस्तान में रेतीले तल में फंसे मीठे पानी के भंडार को
या फिर ऊंचे स्थानों पर चट्टानी गुफाओं में जमे हुए पानी की परतें पाई गई, नदी के मुहाने में प्राकृतिक चैनलों के माध्यम से बहने वाला पानी है, या फिर कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत जल संग्रहित होता है, उसे कहा जाता है क्या है? जलभृत। देखिए जलभृत क्या होता है कि जैसे दो चट्टाने हैं, उनके बीच में जो पानी, जो यहाँ पे जल जमा होता है, इस जल को कहा जाता है जलभृत। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कठोर चट्टान की परतों के बीच जो भूमिगत जल पाया जाता है, नीचे का जल, ये नहीं कि ऊपर, जो नीचे का जल है उसको कहा जाएगा जलभृत। ठीक है, भारतीय संविधान का पंचायतों से संबंधित है कौन सा भाग? पंचायतों से संबंधित है। अगर हम भाग 8 की बात करें तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित जो जानकारी है वो कहां पे किया गया है? भाग 8 में किया गया है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। केंद्र राज्य संबंध की जो चर्चा है वो कहां पे है? भाग 11 में है। भाग 9 सही है उत्तर, पंचायतों से संबंधित कहां पे प्रावधान किया गया है? भाग 9 में किया गया है। ठीक है, 9 में किया गया है। 243 से 243 ओ तक। ठीक है, 243 से आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो भाग 9 में है। ठीक है, जो भाग 9 में है। ठीक, भाग 10 में जनजातियों से संबंधित, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान किया गया है भाग 10 में किया गया है। ठीक है, तो मैं पूरे ही भाग को बता दिया जो यहाँ पे दिए गए हैं, किससे संबंधित है? 9 से पंचायत। आप जानते हैं कि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन 1992। ठीक है, भारत के किस राज्य में आपको ईसाइयों की मदद करने वाला मैरी कैथेड्रल मिलेगा? देखिए पहली बात तो ये क्या है? मैरी कैथेड्रल ये एक चर्च है। क्या है? चर्च है, और ये मेघालय में है। मेघालय शिलांग के निकट जो है लैतूम खाह, लैतूम खाह, लैतूम खा, शायद खरा है, खरा, लैतूम खरा होना चाहिए। लैतूम खरा में है, जगह का नाम है। यहाँ पर जो है ये चर्च है, और ये ईसाइयों की मदद करने वाला चर्च है जो मेघालय में शिलांग के निकट जो है स्थित है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? योजना आयोग का निवेश मॉडल, मनमोहन योजना, हैरोल्ड डोमर मॉडल, या पीसी महालनोबिस मॉडल? देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था, वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ऐसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? नेहरू महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है ये। ठीक है, जिसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा में ये विशेष मददगार साबित होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।